नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज सीधा घर में घुस के फिजिकली हिट करने का प्रयास किया सांसद पप्पू यादव को। घर में घुसकर सांसद पप्पू यादव पर हमला, समर्थकों ने हमलावर को पीटा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस बवाल के पीछे कौन? मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से संसद में कर जो राम मंदिर का चंदा चोरी का मामले का जो मंचन किया पप्पू यादव ने, उसके बाद तमाम सनातनी तथाकथित सनातनियों के पेट में उबाल आ गया। जहां राम पदोपदी अपमानित होते हैं, सत्ता पक्ष द्वारा अपमानित किए जाते हैं, वो सब छोड़ सब पप्पू यादव के पीछे लग गए, राहुल गांधी के पीछे लग गए। अब इसी सिलसिले में पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। क्या हुआ? संसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक मचा बवाल। चाकू लेकर हमला करने पहुंचा युवक। दिल्ली में सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवक के नारेबाजी करने पर हंगामा हो गया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि युवक चाकू लेकर हमला करने की नीयत से आया था। दिल्ली में सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविवार को उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक ने कार्यक्रम के बीच नारेबाजी शुरू कर दी। घटना की कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि नारेबाजी करने वाला युवक चाकू लेकर उन पर हमला करने की नीयत से आया था। उनके अनुसार समय रहते उसे रोक लिया गया, जिसका वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पैच घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पैच घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने युवक को मौके पर ही पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि युवक के पास वास्तव में कोई हथियार था या नहीं, तथा उसका उद्देश्य क्या था। अब तक दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। साथ ही पप्पू यादव की इस दावे कि युवक चाकू लेकर हंगामा करने आया था, की भी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। पप्पू यादव ने हमले पर कहा कि बाबा रोज कह रहे हैं मुझे मार डालो, जला दो, हम 51 लाख देंगे। हमने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन मैं बच गया। बता दें कि पप्पू यादव के खिलाफ देश में अलग-अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज हुए हैं और उनको धमकी भी दी जा रही है। इसको लेकर पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। वह बताने वाले थे कि सोमवार को संसद की कार्यवाही शुरू होगी। इसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, इसके बारे में भी खुलासा था। पप्पू यादव के वकील ने इस मामले पर कहा कि इससे दिल्ली पुलिस की नाकामी सामने आती है। उन्होंने कहा कि अ, इससे दिल्ली पुलिस के साजिश वाले काम का पता चलता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर वो 6 बार चुनाव हार चुने गए सांसद के खिलाफ साजिश को बढ़ावा दे रहे हैं। वकील ने कहा कि पिछले 2 दिनों से हम लगातार 6 बार चुने गए सांसद के खिलाफ साजिश की रिपोर्टिंग की शिकायतें पुलिस को कर रहे हैं और उनका कहना है इसके बाद भी ये सारी बातें हुई। लेकिन ये सारा मामला क्या है, ये आप लगातार कई ट्वीट आए हैं। वो ट्वीट से बहुत सारी मतलब तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें वीडियोज़ भी है। पहला एक ट्वीट है कि एएनआई का है, independent MP from Purnia, Papu Yadav says, I came here because last night they went to my children's home. Now you are trying to intimidate my children too. That won't happen. I was with the press and conversation was underway. मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि अब ये लोग पिछले रात मेरे बच्चों के तक पहुंच गए हैं और वो मेरे बच्चों को भी धमकाने लगे हैं।
इसीलिए मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहा था, उसी के बीच में देयर वाज़ एन अटेम्प्ट टू किल मी। सम बाबा वाज़ सेइंग बर्न हिम अलाइव व्हाइल अदर्स वर सेइंग किल हिम। इफ पीपल हैडंट बीन हियर आई वुड हैव बीन फिनिश्ड। उन्होंने कहा कि कुछ बाबा कह रहे कि इसको जला दो, कुछ कह रहे कि इसको मार डालो। ये तो अच्छा हुआ कि बाकी सारे लोग थे इसलिए मैं आज बच गया। I haven't said anything. I only asked Champat Rai and Giriji, where did the 200 kg of silver go? Where did the gold go? Delhi police is quite capable. I have been demanding security for a long time now. What crime I have committed? तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ 200 किलो चांदी का हिसाब मांगा चंपत राय से, गिरी से। मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं। मैंने इतना ही पूछा कि ये सब चीजें गई कहाँ भाई, गायब कहाँ हुई? दिल्ली पुलिस पे मेरा विश्वास है। लेकिन मैं लगातार दिल्ली पुलिस को सिक्योरिटी माँग रहा हूँ। मैंने क्या क्राइम किया मुझे नहीं पता और ये पूरा वीडियो उनका आप सुन सकते हैं। कई अलग-अलग वीडियोज़ है, एक वीडियो है, दूसरा फिर एएनआई का दूसरा पोस्ट है ऑन बीइंग अटैक्ड एट दिस रेसिडेंस व्हाइल होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अ I already filed several FIRs. My lawyer is here too. I will not be afraid. उन्होंने कहा कि मैंने मेरे खिलाफ कई एफआईआर है, लेकिन मैंने भी कई कंप्लेंट्स की है। मेरे वकील है, मैं किसी से डरता नहीं। ये भी वीडियो, क्योंकि ये 2-4 वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि वहाँ क्या हुआ। ये भी वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद एएनआई का एक और वीडियो है, वो भी देख लीजिए। वीडियो नहीं, वो ट्वीट है, जिसमें वो पिक्चर दिखाई है उस अटैकर की, जिसने हमलावर की, जिसने हमला किया पप्पू यादव के। ये देखिए उसका फ़ोटो लोग पुलिस के हवाले उसको कर दिया था और उसके बाद क्या हुआ। और 3-4 लगातार वीडियोज़ आपको मिलेंगे। उस वीडियोज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पप्पू यादव पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, कुछ पत्रकार थोड़े आक्रामक होके भी पूछ रहे हैं, वो उनका भी जवाब दे रहे हैं। ये वीडियो में भी देख लीजिए आप। उन्होंने कहा कि भई वो मुझे मार रहे हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि भैया हमको भी लगी है, क्योंकि ये खून आ रहा है। उसके बाद फिर एक और वीडियो है, वो अलग एंगल से है। उसमें लिखा है कि कैसे मेरे पे प्राइज़ मनी लगाया जा रहा है मुझे मारने के लिए। ये पप्पू यादव बता रहे हैं, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। 3-4 वीडियो इसलिए लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको वो लगे कि मुझे पता पड़े कि कैसा ये होता है। ये एक और वीडियो है जिसमें वो बाकायदा द मोमेंट, एएनआई का ही ट्वीट है, उसी से उठाया हुआ वीडियो है। उसमें वो बता रहे हैं कि अ, कैसे एकदम हमलावर हमला करते हुए वहाँ से नारे लगाते हुए वहाँ आया और कैसे लोगों ने बीच में ही उसको रखाया। तो वो जब प्रेस से बात कर रहे, रूबरू हो रहे, इतने में प्रेस वालों ने भी कैमरे घुमाए और उस अफरा-तफरी को वो शूट कर रहे थे। ये भी वीडियो आपको दिख सकता है यहाँ पर। बहुत सारे वीडियोज़ हैं तो वो देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद उस आदमी को लोगों ने कैसा घेरा है और कैसी उसके साथ बर्ताव हो रहा है, और लोग कोई वहाँ चिल्ला भी रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, तो कोई कह रहे कि अरे बच्चों इसको कुछ मत करो, इसको पुलिस के हवाले करो, और ये सारी बातें सामने आई हैं। अब सवाल ये है कि इतने हाई प्रोफाइल एरिया में मतलब एक सांसद है, बहुत पुराने सांसद है, सीनियर सांसद है, 6 बार के सांसद है, और वो सिक्योरिटी माँग रहे हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती। और शिवसेना के किसी नेता ने कंगना रनौत को बोल दिया था कि तुम आओगी तो 2 लप्पड़ मार देंगे, तो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी हो गई। ये फरकार है, ये सरकार कैसी दोहरी चरित्र की है, ये एक तरफ बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, और जब सिक्योरिटी का मामला आता है तो ये बहुत सिलेक्टिव होती है। जो विपक्ष के लोग हैं, जो ज़्यादातर प्रखर है विरोध करने में, और पप्पू यादव यदि आप देखेंगे तो चाहे कोई भी इश्यू हो, पप्पू यादव बड़ी प्रखरता से सरकार को सवाल पूछते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। अभी तो वो कांग्रेस के साथ संलग्न है, इंडिपेंडेंट एमपी है, और कई मौकों पे जब उनकी प्रखरता है, तो क्या ये हमला एक स्टंट था? क्या ये हमला डराने के लिए था? क्या ये हमला ये बताने के लिए था कि कैसी बात है? ये बड़ी बड़ी अजीब चीज़ है। क्या हमारे यहाँ जो अभी दशहरा आएगा, तो दशहरे के पहले नवरात्र में क्या हमारे यहाँ रामलीलाएँ नहीं होती? क्या रामलीलाओं में हमारे यहाँ ये नहीं होता कि सीता का हरण करते हैं रावण का? तो क्या वो धर्म के विरुद्ध है?
यहाँ तो चंदे का ही हरण हो गया है। जिन रावणों ने ये चंदे का हरण किया है, उस पे सवाल पूछना या उसकी बात करना या उसका ज़िक्र करना या उसका एक नाट्य में रूपांतर करना, ये कहाँ अपमान हो गया? अपमान तो ट्रस्ट के मेंबरों ने किया, जो चोरी होने दी या चोरी करवाई, जो भी है। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आनी है। अपमान तो उन्होंने किया जिन्होंने हनुमान जी को अपनी रैली में नचाया बीजेपी का झंडा लेके। अपमान तो तब हुआ जब विस्की में विष्णु बसे, रम में राम वाली बात संसद में कही जाती है। कई जगह अपमान हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ सारे संत-वंत भी अब बिल्कुल पोलराइज़्ड हो गए हैं। जो संत धर्म के साथ है, उनको कोई राजनीति से लेना-देना नहीं और कुछ संत सिर्फ़ राजनीति के ही अ, पे ही अपना संतगिरी माने पोषण कर रहे हैं संत 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 होने का। इसीलिए एक विशेष राजनीतिक दल के लिए वो स्पोक्स पर्सन बन के आक्रामकता से और यहाँ तक कि 51 लाख रुपए देंगे, मार डालो। ये क्या हमारे यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है? कोई भी किसी की सुपारी दे देगा और खुलेआम। लेकिन यही बात यदि किसी बीजेपी के नेता के लिए कोई कही होती, तो अभी तक तो पूरा खानदान जेल में होता, घर पे बुलडोज़र चल गया होता। क्योंकि पप्पू यादव विपक्ष में हैं, तो फिर हमला होने तक की बात होती है। हमला होगा, पप्पू यादव अपने आप में सक्षम हैं। अ, वो जो बोल रहे हैं, वो जो लगातार आपने सारे वीडियोज़ में सुना, क्या हुआ? लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। यदि सत्ता पक्ष ने अपने तथाकथित ये जो अंधभक्त है, इनको कंट्रोल में नहीं किया, तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये अंधभक्त ही इस सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएँगे और सरकार का पतन का कारण भी बनेंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। पुलिस तो बदनाम है ही। हर शहर की पुलिस या खासकर मेट्रो सिटीज़ की पुलिस का एक अलग रवैया होता है और ग्रामीण क्षेत्र में तो वो बादशाह है, वही राजा है, उन्हीं का राज चलता है। और कई ऐसे पुलिस के ज़्यादती के केसेस हमारे सामने आते हैं और दिल्ली पुलिस का वो भयावह चेहरा, वो विद्रूप चेहरा, वो हैवानियत वाला चेहरा हमने 20 तारीख के उस शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों का जो आंदोलन चल रहा था, उसके लिए पुलिस क्या-क्या बर्बरतापूर्ण व्यवहार उनके साथ किया। लड़कियों के साथ कैसा उनकी इज़्ज़त पे हाथ डाला, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ। और ये करने वाले ये अधेड़ उम्र के ऑफिसर थे। उनके नाम तक सुप्रीम कोर्ट में लिए गए वकीलों द्वारा। सारे वीडियोज़ मार्केट में हैं। पत्थर, पत्थर, पत्थर की बात करते हैं, लेकिन किसी ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और वो कहता है कि मैं फोरेंसिक लैब का एक वर्कर हूँ, मुझे मैं वहाँ का कर्मचारी हूँ और मैं जानता हूँ कि पत्थरों के ऊपर जो उँगलियों के निशान हैं, उसको हम आधार कार्ड से लिंक कर तक घर पहुँच जाएँगे। साइंस में सब अलग ये हो सकता है, लेकिन उस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है, अभी किसी को पता नहीं। थोड़ा उस पे ध्यान रखना होगा। लेकिन ये पुलिस की बर्बरता यहाँ नहीं रुकती। प्रधानमंत्री जो बड़े दिल से माफ़ करने चले थे बच्चों को, कि अपने ही बच्चे हैं, थोड़े भटक गए हैं रास्ते से। यदि सरकार को सवाल पूछे, अपने हक के लिए लड़े, तो वो भटक गए कहते हैं। और सरकार कितनी भटकी हुई है, उसके लिए ये जनता कब तक इस सरकार को माफ़ करेगी, सवाल ये है। तो ये पुलिस के प्रकोप की 1-2 चीज़ें हैं जो सामने आई, जो मैंने एक्स-रे से देखी। तो पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्ट क्या स्ट्रक्चर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कितने निर्णयों में पुलिस को क्या एसओपी दे गए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताए। लेकिन पुलिस पुलिस है, वो किसी की नहीं मानती। अब तो पुलिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी नहीं मानती।
मोदी जी ने जिस बच्ची को माफ किया, उसको पुलिस अभी भी प्रताड़ित कर रही है। या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या झूठी-मूठी माफी माँग रहे हैं। और यदि दिल से यानी माफ कर रहे हैं झूठी-मूठे झूठी और यदि दिल से माफ कर रहे होंगे, तो पुलिस की औकात नहीं थी कि उस लड़की को फिर से परेशान किया जाए। लेकिन उस लड़की के वीडियोज़ लगातार आ रहे हैं कि वो कितनी परेशान है। अब एक कुछ मामले सामने आए हैं, 20 लाख दो नहीं तो गोली मार देंगे। ये योगी का इंस्पेक्टर पकड़ा गया। जिस योगी के राज्य में आदरणीय अमित शाह जी कहते थे कि रात को लड़कियां जेवर के साथ भी निकल जाए तो सेफ होती है। अब पहले नहीं हुआ करती थी। यही योगी की पुलिस है कि वहां महिलाओं पे अत्याचार में सबसे पहला नंबर का राज्य है देश में, सभी राज्यों में। ये पुलिस के नाकारा होने के और पुलिस के क्रिमिनल के साथ मिलने का सबसे बड़ा सबूत है। दिल्ली में भी पुलिस कैसा आतंक करती है, इसका फिर उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के बारे में क्या-क्या बोला जा रहा है, इसके बावजूद भी पुलिस के ऊपर कोई टस से मस नहीं है। पहला ये यूपी का मामला यदि देखें, तो 20 लाख नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। यूपी पुलिस के एसएचओ, एएसआई समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने बिजनेसमैन को दी धमकी। अब मामला दर्ज हो गया। सलमान ने आगे आरोप लगाया कि हिरासत में उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। उन्हें कड़ी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी की गई, जिसने कंप्लेंट की। अब एक खबर कहाँ की है? बुलंदशहर की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने जिले के एक पुलिस थाने के एसएचओ समेत 7 पुलिस कर्मियों पर एक बिजनेसमैन को हिरासत में लेने और उससे पैसे ऐंठने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप का मामला दर्ज कर दिया गया है। बिजनेसमैन ने आरोप लगाया है कि एसएचओ समेत पुलिस के 7 कर्मचारी उन्हें हिरासत में लिया, फिर उससे पैसे ऐंठे और साथ ही उसे किसी आपराधिक मामले में झूठा फंसाने या नकली पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली मारने की धमकी दी। बताया जा रहा कि ये घटना अप्रैल में घटी थी, लेकिन एफआईआर शुक्रवार को बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस थाने में दर्ज की गई। पैच बताया जा रहा है कि यह घटना अप्रैल में घटी थी, लेकिन एफआईआर शुक्रवार को बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस थाने में दर्ज की गई। बुलंदशहर के सर्कल ऑफिसर दीपक कुमार ने बताया कि जांच के बाद यह मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में नामजद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस एफआईआर में सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार, तात्कालिक स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ नीरज मलिक, कांस्टेबल योगेश, 4 अज्ञात पुलिसकर्मियों के नाम दर्ज किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए अज्ञात पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी उस थाने के कौन होंगे, ये पता होते हुए भी और जिन अधिकारियों की इसमें नाम है, एक कांस्टेबल भी है, उसके बाद भी इन 3-4 लोगों से वो 4 लोगों के नाम नहीं उगलवा पाए 7 लोगों में से, जिसके 4 अज्ञात पुलिस। ये पुलिस की एफआईआर करने की एक तरीका है, जो पहले ही केस आगे कोर्ट में जाएगा, उसके पहले ही निकलने के रास्ते पुलिस वाले तय करते हैं। सब आप इसमें मत जाइए कि सस्पेंड हो गए या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई तो कोई कार्रवाई होगी। ना, ये सब दिखावटी है। सब छूटने के रास्ते पहले ही तय करते हैं। पुलिस के मुताबिक डेयरी का बिजनेस करने वाले शिकायतकर्ता सलमान ने आरोप लगाया कि 30 अप्रैल की शाम को जब वह अपने दुकान से घर लौट रहा था, तो टोल प्लाजा पर कुछ पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका। इसके बाद उन्हें बिना कारण बताए जबरन सिकंदराबाद पुलिस थाने ले गए। पुलिस के मुताबिक सलमान ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने बार-बार पुलिसकर्मियों से पूछा कि उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया, तो आरोपी पुलिसकर्मियों ने 20 लाख रुपए की मांग की। साथ ही उसको धमकी दी कि अगर वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए, तो वे उन्हें नशीली पदार्थ से जुड़े कानून एनडीपीएस के तहत किसी मामले में झूठा फंसा देंगे। एक फर्जी पुलिस मुठभेड़ में उनके पैर में गोली भी मार देंगे। सलमान ने आगे आरोप लगाया कि हिरासत में उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई, उन्हें कड़ी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। दबाव में आकर उन्होंने वादा किया कि उन्हें आरोपियों ने सॉरी पैच दबाव में आकर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आरोपियों को 6 लाख रुपए दिए। उनके परिवार वालों ने ये पैसे पुलिस थाने लेकर आए, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसे जाने देने से पहले पुलिस वालों ने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा,
अगर उसने इस घटना के बारे में कुछ बताया, तो वे उसे और उसके परिवार को किसी झूठे क्रिमिनल केस में फंसा देंगे। पुलिस ने कहा कि बुलंदशहर के रिसाल दरान इलाके में रहने वाले सलमान ने दावा किया कि सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन और टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पुष्टि हो सकती है, जहां उसे कथित तौर पर हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने जानबूझकर चोट पहुंचाने, जबरन वसूली, गलत तरीके से बंधक बनाने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करने और क्रिमिनल धमकी के तहत केस दर्ज किए। इस मामले को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने सलमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार कॉल करते रहे, वो जवाब नहीं दे रहा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी आया है, मतलब मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है और उसमें इस बात को लेकर फिर हंगामा होने की आशंका है। कहां, क्यों, किस लिए? अभी मुंबई पुलिस में भी छोटे-छोटे बच्चों को, क्या बच्चों की उम्र होगी? 15 साल, 16 साल, 17 साल। इनको पुलिस वाला कहता है कि तुम अभी फिर से आंदोलन में दिखे तो तुम्हारे पास पुड़िया 50-50 ग्राम की, 100-100 ग्राम की पुड़िया पकड़वा के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। शाहरुख खान भी ऐसे ही टारगेट पे थे और शाहरुख खान के बेटे को भी ऐसा ही फंसाया गया था, जो बेचारा 28 दिन जेल में रहा और फिर जेल से रिहा हुआ। ना उसके पास कोई ड्रग मिले, ना उसके कोई शरीर में ड्रग मिले, क्योंकि शाहरुख खान के पास पैसा था, तो एक्सटॉर्शन का केस था। क्या योगी सरकार की पुलिस सरकार वसूली पुलिस बन गई है? एक कमिश्नर ने झूठा-मूठा आरोप लगाया था गृह मंत्री पर, अनिल देशमुख पर, कि 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए बोलते हैं। तो पूरा बीजेपी वसूली सरकार करके टूट पड़ी थी उद्धव ठाकरे पर। अल्टीमेटली 13 महीने जेल में रहे गृह मंत्री और जब बाहर आए तो उनके ऊपर कोई आरोप ही सिद्ध नहीं हुए। जब कोर्ट ने उस कमिश्नर को पूछा कि आपने 100 करोड़ की वसूली के आरोप कैसे लगाए? उन्होंने कहा कि ऐसे मैंने सुन लिया था किसी से बात करते हुए। कोर्ट ने उन्हें बहुत लताड़ा, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन्हें एक बड़े ओहदे पे बिठा दिया। जो पुलिस कमिश्नर मुंबई इतने बड़े पोस्ट पे, ये डीजी का पोस्ट है महाराष्ट्र में, डायरेक्टर जनरल के पोस्ट के बराबर पोस्ट है। यदि वो कानाफूसी की बातों पर गृह मंत्री को 13 महीने जेल करवा सकता है, तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? अब वसूली सरकार कौन है? उद्धव के वहां तो कुछ प्रूफ नहीं हुआ, वो तो जमानत पे भी आ गए। उनने भी कहा कि किसी के पास 100 करोड़ की वसूली की कोई 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 सबूत ही नहीं थे। लेकिन यहाँ तो 20 लाख रुपए की सबूत मिले हैं, तभी एफआईआर दर्ज हुई है। तो वसूली सरकार किसको कहे? लेकिन इसमें दिल्ली वाली पुलिस भी कम नहीं है। एक अनुज अग्निहोत्री का ट्वीट है, अब देख लीजिए स्क्रीन पर। पुलिस को मारने-पीटने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आजकल के नए नवेले लोग वर्दी की आड़ में फुल गुंडाई करते हैं। अरे भाई, बहुत मेहनत से मिलती है ये वर्दी। वर्दी मिलने से पहले का संघर्ष याद किया करो और अगर एक बार उतर गई तो क्या होगा? अब क्या बताएँ अनुज जी आपको कि वर्दी के लिए भी कोई रिश्वत देके यदि आता होगा, तो पैसे तो वसूलेगा। यदि पोस्टिंग के लिए पैसा देके आता होगा, तो ये आम आदमी से ही वसूलेगा। इसी में उनका एक क्लाइंट पिस गया और ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि दिल्ली पुलिस कितनी नंगी हो चुकी है, कितनी मगरूर हो चुकी है कि उसे किसी वकील से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बनते हुए वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे पे ज़रा भी शिकन नहीं है, मानो कि एक पॉकेट में गृह मंत्री को लेके चलता है और एक पॉकेट में प्रधानमंत्री को लेके चलता है। वही पुलिस ऑफिसर इतना निडर हो सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है दिल्ली पुलिस पर। वो वकील भी कह रहा है कि ये चंद लोग दिल्ली पुलिस को बदनाम करते हैं। मैं जानता हूँ दिल्ली पुलिस में अच्छे भी लोग हैं। उन अच्छे लोगों को ऐसे बुरे लोगों को जूते मार के निकालना चाहिए। देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको आइडिया आ जाएगी। देख लिया ये वीडियो आपने? ये है असलियत। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।
स्वागत तुमचं न्यूज लॉन्चरवर. मी अशोक वानखडे. आज दिल्लीमध्ये फार मोठा हंगामा झाला. 6 वेळाचे खासदार आणि सध्या पूर्णिया बिहारचे खासदार राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव यांनी घरी एक प्रेस कॉन्फरन्स बोलावली होती आणि प्रेस कॉन्फरन्स चालू असताना एकाएक एक हमलावर त्यांच्यावर धावून आला. त्यांच्या समर्थकांनी त्यांना पकडलं, थोडा त्याला प्रसाद दिला आणि पोलिसांच्या केलं. त्यानंतर कळलं, की त्याच्याजवळ चाकू होता असा आरोप पप्पू यादवनी लावला. पप्पू यादवसोबत काही लोकं होते. ते म्हणाले, की "अरे, याच्या हाताला रक्त लागलेलं आहे. माझ्या हाताला रक्त लागलं साहेब, मला लागलं." तो यांची हत्या करायला आला होता. पप्पू यादव म्हणाला, की "मी दिल्ली पोलिसला संरक्षण मागितलं होतं आणि मला फार धमक्या मिळतायत. खुलेआम लोकं धमक्या देत आहेत. आम्ही तुम्हाला लाखो रुपये देऊ, 50 लाख रुपये देऊ. पप्पू यादवची हत्या करा." कोणी बाबा म्हणतो, "याला जाळून टाका." कोणी म्हणतो, "याला मारून टाका." त्याच्यावर आरोप काय? एकाएक पप्पू यादवच्या विरुद्ध इतक्या कशा एफ-आय-आर झाल्या? कारण पार्लमेंटमध्ये पप्पू यादवनी पार्लमेंटच्या बाहेर त्या प्रांगणामध्ये राम मंदिरचा जो चंदा चोरी झाला, देणगीची जी चोरी झाली तिथे, डाका पडला त्याच्यावर, देणगी पात्रावर. त्याला घेऊन एक एक नाट्याचं मंचन केलं. म्हणजे स्वतःच तो साधूच्या त्या पुजारीच्या वेशमध्ये आला. चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो म्हणून तो डब्बा घेऊन बसला. राम राम के लिए चंदा दो, राम के लिए चंदा दो. मग सगळ्या खासदारांनी तिथे जे विरोधी पक्षाचे ते राहुल गांधी सुद्धा यांनी सगळ्यांनी त्या डब्यात चंदा टाकला आणि मग एकदम पप्पू यादव तो डब्बा घेऊन पळायला लागला. मग सगळ्यांनी बाकी खासदारांनी त्याला पकडलं आणि त्याला सांगितलं, की "हे रामाच्या चंद्याची तू चोरी करू शकत नाही." पप्पू यादव म्हणाला, "हो, मी चुकी केली. मला फाशी द्यायला पाहिजे." हे सिंपल होतं. याच्यात काय कोण्या रामाचा अपमान झाला? भगव्याचा अपमान म्हणे. अरे भगव्याचा अपमान तर रावणानेच केला होता. भगव्याचा अपमान तर हे सगळे संघी आणि बीजेपी पदोपदी करतायत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भगव्याचा अपमान तर हे लोकं करतायत. भगवा रंगाचे कपडे घातले. अरे मग ते आसाराम बापूपासून सगळे हे जे तुमचे भगवे घातलेले जेलमध्ये आहेत ना. आत्ता उज्जैनला एक माणूस पळून गेला भगवा. एका बाईनी त्याला सांगितलं, "अरे माझ्या पोटात तुझं मूल आहे." तर ते म्हणे, "अरे देवाचा प्रसाद म्हणून ठेव. म्हातारपणाची तुझी व्यवस्था झाली." असे व्यभिचारी आता तो फरार आहे त्याच्यावर एफ-आय-आर झाल्यावर. याच्या अगोदर तो फार उज्जैनमध्ये मोठं प्रस्थ होतं. हे सगळे सरकारी जाऊन तिथे पाहायला लागायचे. आसाराम बापू ज्याला एका मुलीची इज्जत लुटण्यासाठी आणि हत्या करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सजा दिलेली आहे. तो पेरोलवर येतो तर त्याला बिलकुल रेड कार्पेट त्याला व्ही-आय-पी दर्शन करवलं जातं राम मंदिरात. अहो, त्या रामाची काय तुम्ही रामाचा अपमान तर तेव्हाच केला. एका व्यभिचाऱ्याला आणि एका हत्याऱ्याला रामाच्या समोर तुम्ही व्ही-आय-पी दर्शन करायला गेले आणि सामान्य जे रामाचे खरोखरच भक्त आहेत ते धक्के खात आहेत दर्शनासाठी. तर त्यांनी काय म्हटलं? तो म्हणे, "मी प्रश्नच विचारले ना चंपतरायला, त्या गिरीला, जो तिथे तो ट्रेझरर आहे, कोषाध्यक्ष, की बाबा 200 किलो चांदी गेली कुठे? मी कुठला असा गुन्हा केला? तुम्ही शंकराचार्याला शिव्या घालता, शंकराचार्याला मारपीट करता, तेव्हा हिंदुत्वाचा अपमान नाही होत. आधे-अधुरे मंदिरमध्ये म्हणजे अपूर्ण मंदिरात तुम्ही रामाची मूर्ती स्थापन करता, तो हिंदू धर्माचा अपमान नाही आहे. कुठल्याही अधुऱ्या किंवा अपूर्ण वस्तूमध्ये कुठल्याही देवाची प्राणप्रतिष्ठा केल्या जात नाही. धर्मसंगतच नाही ते. त्यामुळे चारही शंकराचार्य नव्हते. जो माणूस आयुष्यभर खोटाच बोलतो, तो प्राणप्रतिष्ठेला जाऊन बसतो सत्यवचनी रामाच्या. याच्यापेक्षा अजून काय जोक आहे मोठा? रामाचा अपमान तर यांनी परोपरी केलेला आहे. कधी हनुमानाला त्या पतंगावर लावून उडवतात, तर कधी त्या हनुमानाला आपल्या अध्यक्षाच्या त्या रॅलीमध्ये नाचवतात, बी-जे-पीचा झेंडा घेऊन. पण त्यांच्यावर एफ-आय-आर होत नाही. पप्पू यादववर एफ-आय-आर होते, राहुल गांधीवर एफ-आय-आर होते. आणि अजून दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं नाही, की त्या युवकाची म्हणजे ते म्हणाले, "आम्ही चौकशी करतोय." त्या युवकाजवळ काही हत्यार होतं का? पप्पू यादव म्हणतात चाकू होता, पण अजून ते पोलिसांनी सांगितलं पाहिजे, की हत्यार होतं का?
पण याच्यासाठी पोलीस किती दिवस आता चौकशी करेल देवाला माहीत. किंवा त्याला तिथे बसून चांगली घरी जाऊन म्हणजे त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन त्याची चांगली मस्त त्याची खातिरदारी म्हणजे घे बा लस्सी पी, चांगलं म्हणजे बिर्याणी खा असं तर नसेल ना. फक्त नरेंद्र मोदींना काही म्हटलं किंवा सरकारला काही म्हटलं, की लगेच रात्रीतूनच पोलीस तुम्हाला उचलून घेऊन जाते. त्या पवन खेडेंनी फक्त पंतप्रधानांच्या वडिलांचं नाव चुकीचं घेतलं होतं, त्याला प्लेनमधनं उतरवला पोलिसांनी. आणि याच्यावर अजूनही आम्ही चौकशी करतो. हा सरकारचाच प्लॅन आहे का? सरकार याच्यात इन्व्हॉल्व्ड आहे का? अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. तिथं काय झालं त्याचे 1-2 व्हिडिओ तुम्ही आता इथं पाहू शकता. पप्पू यादवचे. पाहिले ते व्हिडिओ? एकूण या देशात सरकारला प्रश्न विचारणं म्हणजे मोठं पाप आहे का? हा प्रश्न आहे. देशात कुठेतरी काही चुकीचं झालं किंवा कायद्याविरुद्ध झालं, त्याच्यावर प्रश्न विचारणं हे पापच झालं का? तर मग आपल्या देशात लोकशाही आहे की ठोकशाही आहे? हा प्रश्न मी आता सगळ्यात तुमच्यावर सोडतो. आज न्यूज लॉन्चर मराठीमध्ये एवढंच. पुन्हा येतो काही विषयासोबत. तोपर्यंत नमस्कार. पाहत रहा न्यूज लॉन्चर मराठी.